मुझे फकीरों से सख्त नफरत थी। एक दिन मैं सड़क पर कहीं जा रही थी तो एक फकीर बोला, बाची मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने इस फकीर को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से। वो मुझे बद्दुआ देकर बोला कि खुदा करे तो बर्बाद हो जाए। मैं इसकी बद्दुआ से बहुत ज्यादा डर गई और डरती हुई घर की तरफ जाने लगी तो रास्ते में एक गाड़ी आई और कुछ लोग मुझे उठाकर ले गए और कोठे पर बेच दिया। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मुझे रस्सी से बांधा हुआ था। रात हुई तो एक हट्टा कट्टा मर्द मेरे कमरे में आया। जो ही मेरी नजर इसके चेहरे पे पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे रनुमा होते हैं जो जिंदगी का मतलब बदल कर रख देते हैं। एक दिन मैं शॉपिंग करके घर के लिए निकली तो वापसी पर काफी रात हो चुकी थी। मैंने सोचा मैं परेशान हो रही होगी, इसलिए शॉर्टकट रास्ते से घर जाती हूँ। मैं ये प्रोग्राम बनाते हुए गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ चुकी थी। अचानक थोड़ी दूर जाकर मेरी गाड़ी को एक झटका लगा और वो बंद हो गई। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की मगर बेसुध। मुझे झंझलाहट हुई कि सही चलते चलते गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया है। बाहर निकल कर देखा तो बोर्ड से धुआं निकल रहा था। मुझे इस वक्त शदीद गुस्सा आया कि मैं शायद ड्राइवर को साथ ले आती। मुझे तो गाड़ी ठीक करनी नहीं आती। मैं भी इसी कश्मकश में थी कि अब क्या करूं। तब अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। रात का वक्त, सुनसान रास्ता, मैं अकेली वहां पर मौजूद हूँ। ऊपर से किसी अनजान का हाथ खुद पर महसूस करके मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। मैं हिम्मत करके पलटी तो मेरे सामने ही अजीब सी शक्ल व सूरत का आदमी मौजूद था। पल भर को मेरी चीख निकल गई। मैंने खुद को इस आदमी से दूर किया और गौर से देखा तो इसका लिबास आलूदा था। मुझे वो गौर से देख रहा था। एक तो मैं पहले ही परेशान, ऊपर से इस अजीब सी आदमी का मुझे खामोशी से घूरना मेरा जब्त आजमा रहा था। मैंने पूछ ही लिया कि क्या मसला है, क्यों घूर रहे हो। मेरे सवाल करने पर इसने रोते हुए कहा, बाची बाची मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो। मैं समझ गई कि यह आदमी फकीर है और इस रास्ते पर लोगों को रोक कर मांगता होगा। मेरी हालत इस वक्त किसी भी तरह की कोई मदद करने वाली नहीं थी। मैंने इस फकीर को झिड़कते हुए कहा कि तुम हटे कट्टे हो, खुद काम करके क्यों नहीं कमाते हो, यूं भीख मांग कर कब तक पूरा करोगे। मेरी बात सुनकर इस फकीर ने कहा कि ए बीबी, अगर मदद नहीं करनी तो ना कर, मगर ये दौलत की धौंस ना जमा। बड़ा गरूर है ना तुझे इस दौलत का, खुदा तुझे एक एक पैसे से मोहताज कर दे, तुझ पर खुदा का अजाब नासिल हो। जिस तरह मैं मुसीबत पीट रहा हूँ तू भी ऐसे ही दर दर भटके। मैं तो इस आदमी के बदलते तेवर देख कर हैरान थी कि कैसे औलाद के लिए रो रहा है और अब मुझे बददुआएं देने पर उतर आया है। मुझे कोसता हुआ सीधा चलता हुआ ना जाने कहाँ गुम हो गया। मैं तो इसी हैरानगी में मुब्तला थी कि कैसे इस फकीर ने मुझे क्या क्या बोल दिया। मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। आज के दौर में कब तक मांग कर खाएगा। उफ, मैं भी किस मसले में उलझ गई। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। अचानक पता नहीं कहां से गाड़ी मेरे कार के मुकाबिल आकर रुक गई। इस गाड़ी की ब्रेक लगी, वरना बहुत बुरा हादसा हो जाता। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगी। मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इस गाड़ी का दरवाजा खुला और पहलवान जैसा मर्द बाहर निकल आया। मेरी छठी इसने मुझे खबरदार किया। मैं बर्क रफ्तार से अपनी गाड़ी में बैठी और सन करके गाड़ी स्टार्ट की। मैं बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए इस इंसान और इसकी गाड़ी से दौड़ निकल आई। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी सच में जान निकल गई। वो इंसान इसी जगह पर खड़ा होकर मेरी गाड़ी की जानिब देख रहा था। मुझे तजस्सुस हुआ कि अगर इसके इरादे ठीक नहीं थे तो ये वहीं रुक क्यों गया था। मेरे पीछा भी तो कर सकता था, मगर मैंने ये सोच झटकी और जान बचाने की खैर मनाई। दिल दिल में तहैया कर लिया था कि आइंदा मैं कभी इस रास्ते से सफर नहीं करूंगी। मैं हाँफती हुई घर में दाखिल हुई। अम्मी और मेरी छोटी बहन मुझे ऐसे देखकर परेशान हो गई। मैंने इनको वो वाकयात बताना मुनासिब ना समझा और झूठ बोल दिया कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। अम्मी ने तो फौरन सदका दी और मुझे मना किया कि आइंदा खुद नहीं चलानी गाड़ी, घर में ड्राइवर है, इसके साथ जाना है। मैंने भी अम्मी को परेशान देखा तो हामी भर लिया। आराम का कहकर मैं अपने कमरे में चली आई, मगर बिस्तर पर लेटते ही वो सारी सूरत हाल मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगी। मैं ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो गई। मजबूर थी कि क्या था ये सब। मुझे लगा शायद मैं इस बारे में ज्यादा ही सोच रही हूँ। अगले दिन मैं उठी तो हमारे घर में एक नया मुलाजिम आया था। वो घर के काम काज के लिए नहीं था, बस इमरजेंसी में अगर कोई भी काम होता तो उससे करवाना था। उम्र में कोई 25 या 26 साल का होगा। मैं जब नाश्ते के लिए गई तो इल्म हुआ कि अब्बू शहर से बाहर गए हैं। नाश्ते पर अम्मी और मैं थे। छोटी बहन कॉलेज गई थी। मैं और अम्मी नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। अचानक अम्मी ने मुझसे कहा कि अब ये लड़का तुम्हारे साथ जाया करेगा। मैंने अम्मी को हैरत से देखा और कहा कि अम्मी, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं
नहीं है। अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, आजकल के हालात ठीक नहीं है और तुम यूनिवर्सिटी से रात तक फारिग होकर घर आती हो। मुझे बहुत फिक्र होती है और सच पूछो तो इसको मैंने तुम्हारे लिए ही काम पर रखा है। मैंने अपनी माँ की फिक्र को महसूस करते हुए कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, आपकी बेटी अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। मगर अम्मी अटल लहजे में बोली, नहीं बेटा, बस मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब से ये तुम्हारे साथ आया जाया करेगा। मैं कुछ सोचती हुए चुप हो गई। तैयार होकर मैं घर से निकलने लगी थी जब अम्मी की आवाज ने मेरे पांव जकड़ लिए। बेटा जाओ बहन के साथ। और अम्मी का हुक्म मिलते ही मेरा वो जबरदस्ती का भाई मेरी गाड़ी में सवार था। पूरा रास्ता मुझे उलझन होती रही। मैं 2 साल से यूनिवर्सिटी में थी। अब्बू ने सहूलियत के लिए गाड़ी लेकर दी थी। अकेले आने जाने की आदत थी। आज इस शख्स की मौजूदगी में मुझे अजीब सी उलझन हो रही थी और ये भी ठीक था। कोई और होता तो मेरी और अम्मी की बातें सुनने के बाद कभी भी मेरे साथ ना आता। आज तो रास्ता भी काफी लंबा हो गया था। अल्लाह अल्लाह करके यूनिवर्सिटी आई। मैं तो चाबी इसको देकर जल्दी से अंदर यूनिवर्सिटी में चली गई। मेरे दोस्त अगर इस अजीब से गार्ड को देख लेते तो मेरा मजाक बन जाता। सब यहाँ हाई क्लास के लोग थे। इनको ये माँ बाप की तवज्जो नहीं, औलाद पर पाबंदियां लगती थी। मैंने दरवाजे की ओर से झांक कर देखा तो वो लड़का जा चुका था। मैं लाइब्रेरी में जाकर अपने नोट्स बनाने लगी। मैं काम में इतनी मगन थी कि बाहर मौसम खराब होने का इल्म पता ही नहीं चल सका। अम्मी की कॉल आने पर मुझे इल्म हुआ कि वक्त ज्यादा हो गया है और इससे बड़ी हैरानगी की बात यह थी कि वो लड़का मेरा यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। मैंने अम्मी को कुछ नहीं कहा और खुद कलामी करते हुए अपना बैग लेकर पार्किंग एरिया में चली गई। अम्मी के बताने के मुताबिक वो लड़का सर झुकाए खड़ा था। मुझे आते देखकर गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। मैंने इसको डांटते हुए कहा, ये गाड़ी मेरी है और अम्मी ने तुम्हें मेरे सर पर जबरदस्ती मुसल्लत किया है। तुम मेरे ड्राइवर बनने की कोशिश ना करो। मेरे ये सब कहने के बाद भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही चलती करती गाड़ी चलाने लगी थी। मैं जानती थी ये गरीब तबके से ताल्लुक रखता है और गरीब लोगों को पैसे से मतलब होता है। इन्हें ये जिल्लत इज्जत इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं होती। तभी काम करने के साथ साथ ही अपने मालिकों के 1000 बातें भी सुनते हैं और कुछ कहते तक नहीं है। मगर वो लोग इन पर तरस खाते होंगे। मैं ऐसी नहीं थी। मैं इस शख्स की मौजूदगी में न जाने क्यों खुद को कैद महसूस कर रही थी। ये वापसी का सफर गुजरा तो मैंने सोच लिया कि घर जाकर अबू से कहूंगी कि इस इजराइल को मेरे सर से हटाएं। कोई क्यामत नहीं आ रही मुल्क में जो मुझे खतरा होगा। मैं सख्त बदमजा होकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। शाम को मुलाजमा के बुलाने पर मैं नीचे अम्मी के कमरे में गई। अम्मी और मेरी छोटी बहन महज गुफ्तगू थी। मुझे देखकर खामोश हो गई। मैंने पूछा, क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हो गए? मेरी बात सुनकर मेरी छोटी बहन ने जवाब दिया, अरे आप ही ये छोड़िए और ये बताएं कि आपका बॉडीगार्ड कैसा है। इस इंसान का जिक्र सुनकर मेरे मुंह के जाविये बदल गए, जिसे देखकर मेरी बहन की हंसी निकल गई। अम्मी ने इसको डांटते हुए कहा, बेटा ऐसे किसी पर नहीं हंसते हैं। और मुझसे मुखातिब हुई कि तुम्हें क्यों इससे चिढ़ हो रही है? बेचारा इतना शरीफ और भोला बच्चा है। मैंने कहा, अम्मी मुझे नहीं पता वो भोला है या नहीं, बस मैं कल से इसके साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अम्मी इससे पहले कि मुझे समझा बचा कर मनाती, मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आई। मगर कहते हैं ना, शैतान का जिक्र किया और वो हासिल वही हुआ। मेरे कमरे से निकलते ही वो लड़का अम्मी के कमरे की जानिब बढ़ रहा था। मुझे एक नजर देकर सर झुका गया और इस बात से मुझे कराहत हुई थी। मैं झंझलाहट से इस मंजर से हट के ये गरीब लोग की शराफत में मकारी होती है, ये बात पता नहीं कोई क्यों मेरी अम्मी को समझ नहीं आ रही थी। अम्मी थी ये ऐसी शरीफ सादगी पसंद औरत, वो क्या इन चालाक लोगों की चालाकी समझेंगी। अब वो एक बार आ जाए तो इनसे कहकर इस लड़के का कोई बंदोबस्त करवाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ये लड़का इस घर में खटक रहा था। हालांकि हमारे घर में 2 और भी मर्द मुलाजिम थे, काफी अरसे से काम कर रहे थे। इनको देखकर मुझे कभी ऐसा वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इन सोचों ने मेरे जहन बांट दिया था। इतना अहम पर्चा होना था मेरा और मैं इसकी तैयारी करने के बजाय इस घर के नौकर पर गौरे फिक्र कर रही थी। घर में रहकर पढ़ाई करना तो मुनासिब नहीं था। मैंने सोचा क्यों न अपनी दोस्त के घर जाकर पढ़ा जाए। मैंने अपनी किताब उठाई और कमरे से निकल गई। सीढ़ियां उतरते हुए मैं सोच रही थी कि अम्मी को बता दूं कि मैं जा रही हूँ। मैं जैसे ही अम्मी के कमरे की जानिब बढ़ी तो अचानक अम्मी की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं जहाँ थी वहीं रुकी। लड़के सुनो तो मेरी बेटी के साथ रहा करो। वो जहाँ जाती है, जिससे मिलती है, क्या करती है, सब खबरें मुझे देना। तुम्हें इसी काम के पैसे मिलते हैं। और हाँ, इसको तुमसे मसला है तो ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना, वरना इंजाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरा होगा। अब तुम जा सकते हो। मैं जल्दी से बावर्ची खाने में छुप गई। ये सब क्या था? अम्मी इस लड़के को ऐसा क्यों कह रही थी? मेरे ऊपर अम्मी क्यों नजर रख रही हैं? और इस लड़के को मेरे लिए काम पर रखा गया है। मैं खामोशी से अपने दोस्त के घर चली गई। वहाँ पढ़ाई तो हुई नहीं मुझसे, बस अम्मी की बातें जहन में घूम रही थी। अम्मी को न जाने ऐसा क्या खदशा जाहिर
जाहिर हुआ जिसकी बना पर वो मुझे पर पहरे लगा रही थी। मैंने हर लिहाज से इस बात पर खुद को मुंतफिक करना चाहा कि मुझे मेरी किसी कोताही का एहसास हो जाए, मगर मुझसे कोई गलती की हुई हो तो मैं तस्लीम करूंगा ना। ऐसे कैसे मान लूं कि कोई गुनाह सरजद हुआ है। मैं घर जाकर अम्मी से बात करूंगी और सवाल करूंगी कि वो कैसे मुझ पर शक कर सकती हैं। मैंने घर जाकर बात करने का फैसला किया, मगर जैसे ही घर में दाखिल हुई तो टीवी लॉन्च में अबू को बैठा पाया। मैं बेकरार थी, इनके सीने से जा लगी। हाल हवाल लेने के बाद अबू ने मुझे बहुत से तवाइफ दिए जो कि मेरे लिए और मेरी बहन के लिए लेकर आए थे। मैं वो बात भूल गई जो अम्मी से पूछने आई थी। अबू ने जब इस लड़के को देखा तो अम्मी से मुखातिब हुए, ये कौन है? अम्मी ने इस लड़के को आवाज देकर पास बुलाया और बोली, ये जाहिद है, गांव से आया है, मैंने इसको ऊपर के कामों के लिए रखा है। शरीफ सा बच्चा है, अच्छा हुआ आपने इसको खुद ही देख लिया, मैं तो आपसे मिलवाना भूल ही गई थी। अबू ने कहा, अच्छा किया, 100 काम होते हैं, कोई ना कोई मुलाजिम हर वक्त घर पे होना चाहिए। मैंने तब ही कहा, जी अबू ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी भी गया था, अम्मी ने इसको खास मेरी देखभाल के लिए रखा है। अम्मी को शायद इस वक्त इस बात की तवक्को नहीं थी, इसलिए घबरा कर अब्बू से बोली, नहीं जी वो तो मैंने इसलिए साथ भेजा था कि आजकल के हालात कुछ ठीक नहीं है। बच्ची अकेली जाती है आती है, खुदा ना करे कोई ऊंच नीच हो जाए, बस इसलिए, वरना। अबू बोले, अच्छा सही, मगर मुझे मेरी बेटी पर पूरा यकीन है, वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुझे या मेरे घर वाले किसी भी इंसान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैंने मुस्कुराकर अपने अब्बू को देखा जो कि पुरअमीर थे। मुझे इस वक्त ऐसे ही किसी दिलासे की जरूरत थी और वो मुझे मिल गया। अब अम्मी या इस लड़के के कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब्बू की बात सुनकर मेरे जहन से सारे गलत फहमियों के जाले हट गए। अगले दिन मैं खामोशी से इस लड़के के साथ ही यूनिवर्सिटी चली गई। मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मैं इस लड़के से जितना चिढ़ूंगी अम्मी उतना ही मुझ पर इसको मुसल्लत करेंगी, और जब मुझे किसी बात का डर नहीं तो क्या इसके घर वाले भी मेरे ऊपर नजर रखें। काफी खुशगवार दिन गुजरा, फिर अचानक मुझे काम से कुछ किताबें लेने दूसरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाना पड़ा। वापसी पर देर हो गई और शहर में पता नहीं क्यों हड़ताल हो गई। मैं तो घबरा गई, सोचा घर फोन कर लूं, मगर फोन यूनिवर्सिटी में ही रह गया था। मैं उस वक्त परेशान सड़क के किनारे चल रही थी। रात के साए गहरे होने लगे, मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। अचानक एक गाड़ी जिन करके मेरे सामने आकर रुकी। अगर ब्रेक ना लगता तो मेरा तो आज दम ही निकल ही जाता। मैं अपने तेज धड़कते दिल के साथ इस गाड़ी को देख रही थी जो मुझे जानी पहचानी लगी। तभी गाड़ी से वो लड़का बाहर आया। मैं इसको देखकर गुस्से में आ गई। तुम्हारी इतनी मचाल कि मेरी ये गाड़ी मुझ पर चढ़ाने वाले थे, खुद को समझते क्या हो? औकात है नहीं कुछ, गाड़ी मिल गई तो मालिक को ही इससे उड़ा दोगे। वो चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था। मैंने जब उसको चुप देखा तो मैं बोली, अब मुंह से कुछ बोलोगी या नहीं? तो वो बोला, बाजी जी वो मैं आपको लेने भेजा बड़े साहब ने, आ जाए। मैंने इससे नहीं पूछा कि इसे कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं जानती थी वो मेरे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद तक वहीं दूर खड़ा होकर मेरा इंतजार करता है, और आज भी मेरे पीछे ही दूसरी यूनिवर्सिटी में आया था। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब अचानक इस लड़के ने गाड़ी घर की जानब जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ मोड़ ली। मैं एकदम होश में आई और बोली कि ये घर का रास्ता नहीं है। तो इस लड़के ने कहा, शहर में हालात खराब हैं, रास्ते सारे बंद है, इसी रास्ते से जाना होगा। मैं चुप हो गई। अभी गाड़ी कुछ दूर ही चली थी कि अचानक रुक गई। मैं तो घबरा गई और पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी? तब इसने कहा, बाजी गाड़ी बंद हो गई है। मैंने कहा, तो बाहर जाकर देखो क्या हुआ है। वो गाड़ी से बाहर चला गया। जब काफी देर होगी तो मैंने जाकर देखा कि क्या हुआ है। क्यों खड़े हो बाहर? इसने कहा, बाजी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मैं परेशान हो गई कि अब क्या होगा। इतनी देर में गाड़ी आई और तेजी से 4 बंदों ने बाहर निकलकर इस लड़के को पकड़ लिया। मैं तो इस अचानक हमले से संभल ना सकी और चीखने लगी, मगर वहां कोई होता तो मेरी चीख सुनता। तभी एक शख्स ने मेरे मुंह को दबोच लिया। इसके बाद मुझे कोई होश न रहा। लाल हरी रंग बिरंगी बत्तियां, ये खुशबू, ये सब क्या था? आंखें खुलने की कोशिश में हलकान होती मैं न जाने क्यों जिस्म को हरकत ना दे पा रही थी। जरा सी सकत भी वजूद में ना थी कि उठ सकूं। सोचा पाँव को हरकत दूं, मगर महसूस हुआ कि पाँव भी जगड़े हुए हैं, यानी मैं कैद में हूँ। मगर कहाँ? सब कुछ धुंधला है, कुछ आवाजें भी आ रही हैं, मगर समझने में दुश्वारी हो रही है। सर पर बोझ सा महसूस हुआ और आंखें बंद करने पर जोर दिया गया। इसका कोई जल्दी ही इंतजाम करना होगा, बहुत चालाक लड़की है। अरे सरकार आप फिक्र ना करें, ये चालाक है या आप जानते हैं। मुझे तो ये दुख हो रहा है कि यह हसीन कितनी है। कैश करवाना इसके हुस्न को, क्या माल लाए हो अब की बार तो, वाह दिल जीत लिया। एक औरत किसी मर्द से बात कर रही थी। मर्द की आवाज जानी पहचानी थी और ये औरत मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसकी बड़ी वजह मेरे चेहरे पर मौजूदा निकाब था। मैं हाथ पांव मार रही थी, मगर सब बेकार था। कदमों की आहट से एहसास हुआ कि कमरे में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, यहाँ लाने की वजह से बेखबर हूँ। प्यास
प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ तो मैंने चीखते हुए पानी मांगा। 10 मिनट के बाद कोई कमरे में आया और इसने बहुत बेदर्दी से मुझे उठाकर बिठाया और एक झटके से मेरे मुंह से वो काला निकाब हटा दिया। लेकिन निकाब के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ पर्दों का कायम रहना ही बेहतर होता है, वरना बास पर्दे उठ जाएं तो तबाही की वजह बनते हैं। मैं प्यास को भूलकर चारों जानिब आंखें घुमा घुमा कर वो मंजर देख रही थी जिसका तस्वुर किसी भी लड़की के लिए सरताने रूह था। मेरी हैरानगी देखकर पानी लाने वाली ने अपने पेशेवराना जबान में कहा, अरे क्या हुआ बिल्लो रानी, जगह पसंद नहीं आई? अरे परेशान ना हो बुलबुल, तेरे होश में आने का इंतजार था, अभी तेरे हुस्न के मुताबिक तुझे मकाम देते हैं। मैं लोबों पर कफन लगाए ये सब सुन रही थी। मुझे इस कोठे पर कौन छोड़ गया था? इस बदनाम जमाने जगह पर मेरा क्या काम? मेरे सवाल मेरे दिमाग पर हथौड़ों की तरह लग रहे थे। मुझे तशवीश में मुब्तला देखकर वो हद से ज्यादा सजी सवरी औरत बोल उठी, अरे बुलबुल क्यों हैरान है? यही सोच रही है ना तुझे यहाँ कौन लाया? मैंने इसके सवाल पूछने पर, मेरे इकरार पर इसने कहा, हम दर्द ही दर्द गहरे देते हैं। मैंने नासमझी से इस औरत को देखा तो मुझे उलझा हुआ देखकर वो बोली, तो इस कोठे पर बिकी जा चुकी है और अब यहीं रहेगी और अपनी कीमत लगवाएगी। इस औरत के अल्फाज से या कोई पिघला हुआ शीशा मेरी जान निकलने के दर पर थी। यकदम मुझे होश आया और मैं इस औरत के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मुझ पर रहम खाएं, मेहरबानी करें, आपको पैसे चाहिए मैं दूंगी, जितना आप कहेंगी मैं उतना दूंगी, मुझे जाने दे, मुझ पर ये जुल्म ना करें। मुझे खुद के आगे गिड़गिड़ाता हुआ देखकर वो औरत बोली, ए बंद कर ये ड्रामा, कितनी आइश यहाँ है, सबको कंट्रोल किया है मैंने, और तू मुझे पैसे से खरीदेगी? पारो भाई नाम है मेरा, मैं मोहर लगाती हूँ तो जैसियों के हुस्न का, तू मुझे पैसे देगी? बंद कर ये तमाशा, भी लड़की आएगी, इससे तैयार हो जाना, आज की महफिल में तुझे नुमाइश में लगाना है। वो औरत ये बात कहकर जा चुकी थी और इसकी बात के मुताबिक एक लड़की कमरे में आई और मुझे तैयार करने लगी। मैं खामोशी से तैयार होने लगी। तैयार होने के बाद मैंने इस मेकअप करने वाली से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, रास्ता बता दो। तो इसने एक जानिब इशारा करते हुए कहा, शाह अंदर वॉशरूम है। मैं लाल रंग का फ्रॉक संभाले अंदर चली गई और अंदर जाकर कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मैं अंदर जाकर एक एक चीज को गौर से देखने लगी और कोई फरार का रास्ता तलाश करने लगी। मैं ऐसी हिम्मत नहीं हार सकती थी, कोई ना कोई मदद ढूंढनी थी मुझे। वो रास्ता जल्द ही मुझे मिल गया। इस कमरे की खिड़की मगर इसमें शीशा लगा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की खोलने की मगर नहीं खुली। मैंने कमरे में कोई काबिले काम चीज ढूंढी चाहे जिससे ये शीशा तोड़ सकूं। मुझे कमरे के कोने में मेज पर एक गुलदान नजर आया। मैंने भागकर वो गुलदान उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा। पहले ही सर में शीशा चकनाचूर हो गया। मैं जल्द ही से बाहर निकली। इस जदोजहद में मेरा हाथ जख्मी हो गया मगर इस जख्म की तकलीफ आगे मिलने वाले जख्मों के सामने कुछ नहीं थी। मैं जैसे ही बाहर निकली मैंने झाड़ियों के दरमियान से अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया मगर इतनी भारी फ्रॉक और भारी होते सर के साथ मैं ज्यादा दूर नहीं भाग सकती थी और अब तक तो वहाँ सबको पता चल गया होगा कि मैं वहाँ से भाग गई हूँ। इज्जत बचाने के लिए मैं बेदम से भाग रही थी। अचानक किसी चीज में पांव उलझ गया और मैं मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। वो एक जाल था जिसमें मेरा पांव उलझ चुका था। मैं अपने पांव को निकाल रही थी जब अकब से मुझे आवाजें आनी शुरू हो गई, यानी उन लोगों को इल्म हो चुका था। मेरे जाल से उलझते हाथ और भी तेजी से हरकत करने लगी मगर जल्द ही वो लोग मेरे सर पर खड़े थे। मैं बेबसी की हदों को छूते हुए रोती। इन सफाक लोगों पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और मुझे वापस इसी जहन्नुम में ले गए। अचानक मैं जमीन पर जा गिरी। वो शायद किसी के पांव थे। इन पांव ने मुझे ठोकर मार कर होश दिलवाया। मैंने चारों जानिब देखा जहाँ शादी का समा था। हर उम्र की औरत उस वक्त सजी सवरी खड़ी थी और इस माहौल में एक महक मौजूद थी जिसको सूंघकर मुझे मदहोशी सी हो रही थी। मैं बेहोश होती इससे पहले एक आवाज मेरे कानों से टकराई और मैं पागलों की तरह उठ खड़ी हुई मगर मुझे वापस जबरदस्ती जमीन पर बैठा दी और कहा, शनो भाई ये रही चिड़िया, उड़ गई थी, पकड़ लाया हूँ। मेरा अपना सर उठाकर देखा तो मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये चेहरा तो मुझे तख्ता पाकर वो भारी भरकम जिस्म की औरत बोली, क्यों रही, क्या समझ कर भागी थी? ये धंधा मैं 20 साल से कर रही हूँ। तेरे जैसियों को तो मैंने सीधा कर दिया। मैंने इस औरत के पांव पकड़े और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी, बस मुझे जाने दो। मेरी बात सुनकर वो औरत अपना पान से भरा हुआ मुंह लेकर हंसते हुए बोली, जाने का रास्ता तो भूल जा, बस अब इस पेशे को कबूल कर ले, बेहतर होगा, वरना कबूल करवाना मुझे अच्छे से आता है। मुझे आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आई। मुझे इस औरत के पास से उठाकर सामने मौजूदा कुर्सी पर बिठा दिया गया। मैं पहली बार इस रंगीन दुनिया से आश्कार हुई थी, इसलिए मेरे लिए सब नया था। तेज आवाज में गाने चलने लगे और बहुत से मर्द दाखिली दरवाजे से इस जगह दाखिल हुए। मैं तो इतना हजूम देखकर परेशान होकर खड़ी होने लगी। एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घूरते हुए बोली, यहीं बैठी रहे, यहीं से तेरा
मेरा मोल लगेगा। या खुदा, ये सब क्या था? मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? मैं बेजान वजूद लिए बैठी थी जब एक आदमी ने मेरी तरफ उंगली करके कहा, बिल्लो रानी, इस चिड़िया को कहा हमारा ये वक्त हसीन बना दे। मेरी शायद शदीद ख्वाहिश थी कि मैं इस वक्त जमीन में धंस जाऊं। वो शख्स चलता हुआ मेरे करीब पहुंचा। इससे पहले कि मुझे हाथ लगाता, फिजा में गोली की आवाज सुनाई दी। सब लोग इधर उधर भागने लगे, मगर पुलिस के तमाम एहलकारों ने इस जगह को चारों जानिब से घेर लिया था। मैंने शक्र का कलमा पढ़ा। न जाने कब से तेज धड़कते दिल को सुकून मिला। मैं अभी कुछ मुतमईन ही थी कि बिल्लो बाई ने मेरे गले पर छुरी रख दी। मेरी फौरन सांस रुक गई। अगर मैं जरा सा भी हिलती तो छुरी मेरे शाह रग को जख्मी कर देती। पुलिस वालों ने कार्रवाई की और बिल्लो बाई से मुखातिब हुए, देखो तुम ये जो कर रही हो ये गैर कानूनी है, और अब अगर तुमने इस लड़की को नुकसान पहुंचाया तो इसकी सजा तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगी। पुलिस वालों की बात सुनकर बिल्लो बाई बोली, अरे जा आया मुझे कानून सिखाने वाला, बहुत देखे हैं तुझ जैसे। अगर मुझे तूने यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं इसको जान से मार दूंगी। पुलिस वाले और बिल्लो बाई की बातें सुनकर मैंने एक टांग बिल्लो बाई के पांव पर मारी। जब वो लखड़ा गई तो इस पर बंदूक ताने मैं खड़ी थी। इस वक्त बिल्लो बाई को शदीद मुझसे ऐसी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए हैरान कुन नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने इसकी नजरों का महफूम समझते हुए कहा, इतना हैरान ना हो बिल्लो बाई, मैं एक सेक्रेट एजेंट हूँ। यहाँ तुम सबको गिरफ्तार करवाने के लिए आई थी। इंस्पेक्टर है, इन सबको गिरफ्तार करो और इनके फोन नंबर की सारी मालूमात मुझे चाहिए। मैं हुक्म देती हूँ। इस बदनाम जमाने जगह से निकल आई, मगर इस जगह से निकलने के बाद मुझे मेरा दिल बंद होता महसूस हुआ। मैं जल्द अज जल्द घर पहुंची। वो मुझे इस गहरे रंग वाली फ्रॉक में देखकर हैरान हुए। इससे पहले कि अबू सवालों के समंदर में मुझे गर्क करते, मैं अपनी माँ के मुकाबले जाकर खड़ी हुई। मैं पूछती हूँ क्यों? क्या जुर्म था मेरा? यही कि एक सुतेली माँ को अपनी माँ समझ लिया, यही एक सुतेली बहन को अपनी सगी बहन समझा। क्या गलती थी मेरी? किस बात की सजा दी आपने मुझे? इस कोठे पर बेचकर मेरी बात सुनकर अबू बर्क गिरफ्तारी से मुझ तक पहुंचे और बोले, क्या कह रही हो तुम? मैंने रोते हुए कहा, अबू ये औरत आस्तीन का सांप निकली। इसने शुरू दिन से हमारे साथ खेल खेला। अबू ये मुझ पर नजर रखी हुई थी। उस लड़की को इन्होंने मेरे लिए काम पर रखा था। उस दिन भी ये ऐसे ही कह रही थी कि मुझ पर नजर रखे, और कल तो इन्होंने हर हद पार कर दी। इस फाक इंसान के साथ मिलकर मुझे अगवा करवा कर कोठे पर बेच दिया। मुझे पता है आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब मैंने इनकी बहन को इस कोठे की मालकिन के रूप में देखा तो मैं समझ गई कि ये क्या साजिश है। और वो लड़का कोई गांव से नहीं आया, बल्कि इनकी बहन का बेटा है, जो कि लड़कियों को अपने प्यार के चाल में फंसा के इस कोठे पर बेच देता है। ये सब मुझे इनके फोन नंबर से पता चला। ये औरत अपनी बहन के साथ मिली हुई थी। मुझे अगवा करवा कर ये आपकी सारी दौलत लेकर यहाँ से भागने वाली थी। अबू मेरी बात सुनकर अम्मी की जानिब गए, जहाँ अम्मी के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। अब्बू ने अम्मी को घूरते हुए पूछा, क्या ये सच कह रही है? अम्मी खामोश रही। अब्बू ने इस बार तेज आवाज में पूछा, क्या ये सच कह रही है? अम्मी ने डर के इस बात में सर हिलाया और अब्बू ने एक तेज सन्नाटेदार थप्पड़ अम्मी के मुंह पर दे मारा और बोले, लानत है तुझ पर, मेरी बगैर माँ की बच्ची ने तुझे सगी माँ से ज्यादा मोहब्बत दी और तूने इसके साथ ये घिनौना खेल खेला। अगर दौलत चाहिए थी तो कह देती, मैं सब कुछ दे देता, मगर ये साजिश तो ना करती। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अब्बू की बात सुनकर अम्मी जल्दी से इनके कदमों से लिपट गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरे दिल में लालच आ गया था। अब्बू ने अम्मी को खुद से परे धकेलते हुए कहा, गलती नहीं, इसको गुनाह कहते हैं और इसकी सजा तुझे मिलेगी। मैंने पुलिस एहलकारों को आवाज दी। अम्मी के लाख रोने हल्काने के बाद भी इनको पुलिस के हवाले कर दिया। क्या फरेब था ये? कौन यकीन करता कि औरत ने दूसरी औरत को पामाल करवाने की साजिश की और पैदा करने वाली से ज्यादा हक पाने वाली का होता है। मगर लालच हवस हर रिश्ते को फरामोश कर देते हैं। इन लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, मगर ये सजा बहुत कम थी। इन तमाम लड़कियों की तरफ से तो इन जैसे को जिंदा दरोगोर कर देना भी कम था। कैसे सफाक लोग होते हैं जो हर गुनाह सरजद कर जाते हैं। इंजाम जानने के बाद भी ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में बहुत सख्त अजाब है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस तरह की मजीद अच्छी और सबक आमूज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।